जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं विशिष्ट हिंदी पुस्तक स्वाति के अंतर्गत महत्ता पाठ का अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची गई है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय चेतना के जागृत करने वाले कवि हैं। इनका जन्म सन 1886 में हुआ। गुप्त जी को कविता के संस्कार इनके पिता से प्राप्त हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इनके मानस पर कवि का स्फुरण हुआ। गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे। गुप्त जी का भाव भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाला है। इनकी रचनाओं में भारतीय प्राचीन गौरव एवं परंपरा का सर्वत्र उल्लेख मिलता है। इनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा परिमार्जित हिंदी है। संस्कृत शब्दों की बहुलता पाई जाती है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी आदि हैं। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने भारतीय की ओजस्विता, परोपकारिता एवं सभ्यता का उल्लेख अपनी इस कविता में किया है। सामाजिक समरसता के प्रसंग को अपनी कविता का विषय बनाया है। वे भारत के अतीत के गौरव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमारा अतीत परस्पर सद्भाव से परिपूर्ण था। भारत को शिक्षा के क्षेत्र में भी कवि ने सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हेतु भारत आते रहे। इसी से भारत के ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार विश्व भर में प्रसारित हुआ। आज भी भारत विश्व शांति के लिए सतत प्रयत्नशील है। भारतीय मृत्यु को भी अमृत मानते हैं। भारतवासी अत्यंत प्राचीन काल से सभ्य एवं शिक्षित रहे। महाभारत जैसा भीषण युद्ध भी हमारे विकास को नहीं रोक पाया। यूनान जैसे देशों को भी सभ्य बनाने में हमने अपना योगदान दिया है, अर्थात हमने उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को देखकर समस्त विश्व आज आश्चर्यचकित है। हमारी प्रगति को देखकर अचंभित है। अंत में कवि भारत की उन्नति को देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक सुंदर निरूपित करता है। सर्वप्रथम पंक्तियां स्पष्ट करूंगी। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे हैं, वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे हैं। यह है संकेत। बच्चों, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महत्ता पाठ से ली गई है। इसके पश्चात प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन करते हुए प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत को सर्वोच्च स्थान पर सुशोभित कर रहा है। इसके पश्चात हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। पूर्व अर्थात पहले, अज्ञ अर्थात अज्ञानी, पक्षपात अर्थात दूसरे का पक्ष लेना। अब हम व्याख्या समझेंगे। जो लोग भारत एवं भारतवासियों को अनपढ़ एवं असभ्य बता रहे हैं, वे या तो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित नहीं हैं या फिर हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संबंध में ऐसी धारणा बनाकर बैठे हैं। अगली दो पंक्तियाँ। यदि हम अशिक्षित थे तो सभ्य वे कैसे हुए? वे आज ऐसे भी नहीं थे, आज हम जैसे हुए। अगर वे हमें अशिक्षित और असभ्य बताते हैं तो वे सभ्य कैसे हो गए, वे शिक्षित कैसे हो गए? क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या, समस्त विश्व इस बात को जानता है कि सभ्यता एवं शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भारत से ही अन्य देशों में हुआ है। जितने सभ्य एवं ज्ञानी हम आज हैं, वे सब लोग जो हमें असभ्य बता रहे हैं, वे उतने भी नहीं थे। बच्चों, ये थे 4 पंक्तियों का भावार्थ। तत्पश्चात हम काव्य सौंदर्य पर आएंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भारत के प्राचीन गौरव का प्रभावशाली वर्णन गुप्त जी ने अपनी इस रचना में किया है। अलंकारों में अनुपात अलंकार की छटा दर्शनीय है। लय एवं तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है।
दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। बच्चों ये तो हुआ संकेत। संदर्भ पूर्वानुसारी होगा किंतु प्रसंग परिवर्तित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुप्त जी विश्व को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे प्राचीनता के रहस्य खोजे जाएंगे, वैसे वैसे ही भारत की महानता प्रतिपादित होती जाएगी। कठिन शब्दार्थ। प्रचुर अर्थात अधिक, प्राचीनता अर्थात अतीत, दर्शक देखने वाले। अब हम इन दो पंक्तियों की व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि विश्व को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी श्रेष्ठता के प्रमाण मिलते जाएंगे। अगली दो पंक्तियाँ, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। विश्व जहाँ जहाँ भी देखेगा, वहाँ वहाँ भारतीयता का प्रमाण उसे मिलता रहेगा, अर्थात हमारे पद चिन्ह उसे वहाँ पहले से ही प्राप्त होंगे जहाँ पर वह आज पहुँचा है। हम उनसे ही पूर्व वहाँ पहुँच चुके हैं। तो बच्चों ये था 4 पंक्तियों का भावार्थ। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इन पंक्तियों में पुनः कवि ने प्राचीन गौरव को प्रतिष्ठित किया है। अलंकारों में अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है। अब हम तीसरे पद का भावार्थ समझेंगे। पाए हमी से प्रथम सबने अखिल उपदेश हैं, हमने उजड़ कर भी बसाए दूसरे बहुदेश हैं। बच्चों ये है तीसरे पद की 2 पंक्तियां। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा, प्रसंग परिवर्तित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राचीन काल से ही भारत एवं भारतवासियों को परोपकारी एवं धैर्यवान निरूपित किया है। कठिन शब्दार्थ हैं। अखिल अर्थात संपूर्ण, समर अर्थात युद्ध। विश्व के लगभग सभी देशों ने भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए उपदेश सुने एवं ग्रहण किए हैं। भारतीयों ने सदैव परोपकार कर उजड़ों को बसाने का कार्य किया है। भारत ने अनेक उजड़े हुए देशों को बसाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। यद्यपि महाभारत समर था मरण भरत के लिए, यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिए। अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है, यद्यपि महाभारत का युद्ध एक प्रकार से भारत के सर्वनाश का युग था, परंतु फिर भी हम पुनः स्थापित ही नहीं हुए, वरन सभ्यता और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सफल हुए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने यूनान जैसे देश को भी सभ्य बनाने में अपना योगदान दिया। बच्चों ये थी तीसरे पद की व्याख्या। अब हम काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में भी भारत की परोपकार की भावना एवं दूरदर्शिता का वर्णन किया गया है। मानवीय अलंकार का प्रयोग भारत के लिए हुआ है। अब हम चौथे पद की व्याख्या करेंगे। संकेत, हमने बिगड़कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी है जगाए मृतक तुल्य पड़े हुए। संदर्भ पूर्वानुसार होगा। प्रसंग, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतवासियों की महानता, सहृदयता एवं सरलता का वर्णन किया है। कठिन शब्दार्थ, मृतक तुल्य अर्थात मरे हुए के समान। अब हम व्याख्या सुनेंगे। कवि गुप्त जी कहते हैं कि हमने स्वयं को गिरकर भी दूसरों को सहारा देकर उठने में मदद की है। जो मृत समान लोग पड़े हुए थे, उन्हें हमने जीवन दान देने का प्रयास किया है। हम स्वयं पीछे रहकर भी गिरते हुए लोगों को आगे बढ़ाते रहे। हम स्वयं पीछे होते रहे, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ने के लिए अपना सहारा देते रहे। काव्य सौंदर्य, विरोधाभास अलंकार, विश्व कल्याण की भावना सर्वत्र दिखाई देती है। ये था चौथे पद की व्याख्या। बच्चों अब हम 5वीं पद की व्याख्या समझेंगे। संकेत, कल हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे अधिक अनुसंधान से। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों की उदारता की भावना को व्यक्त किया है। कठिन शब्दार्थ: अज्ञान अर्थात जानकारी ना होना, अनुसंधान अर्थात खोज, विरक्त अर्थात सांसारिक मोह ना होना, अनुरक्त यानी प्रेम होना। व्याख्या: प्रथम दो पंक्तियों की व्याख्या: भूतकाल में अर्थात अतीत में जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे, वही लोग आज हमारी नित नई खोज अर्थात अनुसंधान देखकर लज्जित हो रहे हैं। विश्व के अनेक देश जो आज हमारे मित्र हैं, वह हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के भक्त हो जाएंगे। अगली दो पंक्तियाँ: जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त कल होंगे वही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो देश आज हमारे मित्र हैं, वे कल हमारे सभ्यता एवं संस्कृति से आकर्षित होकर हमारे अनुरक्त हो जाएंगे अर्थात हमारे भक्त हो जाएंगे। जो आज हमसे दूरी बनाए हुए हैं, वे निश्चय ही हमसे प्रेम करने लगेंगे। तो ये था भावार्थ। काव्य सौंदर्य: भारत की महानता का वर्णन किया गया है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार, विरक्त अनुरक्त में विरोधाभास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अब हम अंतिम पद की व्याख्या की ओर आएंगे। संकेत: सब देश विद्या प्राप्ति को सतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग: प्रस्तुत कवियों में कवि ने भारत एवं भारतवासियों की महानता का वर्णन किया है तथा भारत भूमि को स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर बताया है। कठिन शब्दार्थ: सतत अर्थात लगातार, सुरलोक अर्थात देवलोक, सर्वथा अर्थात हमेशा, उत्कर्ष यानी ऊंचा। बच्चों, हम छठे पद की व्याख्या समझेंगे। भारत की शिक्षा पद्धति एवं शैक्षिक संस्थानों की प्रशंसा करते हुए कवि गुप्त जी कहते हैं कि अनेक देशों से विद्यार्थी हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने आते रहे। स्वर्गलोक से देवता भी भारत की प्रशंसा करते हैं। है धन्य भारतवर्षवासी, धन्य भारतवर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। अंत में कवि भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी किए गए कार्यों के लिए धन्य है। भारत की उन्नति स्वर्ग से भी अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि भारत स्वर्ग से भी अधिक उन्नतिशील है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा एवं तक्षशिला जैसे महाविद्यालय उपस्थित हैं, जहाँ विदेशों से अनेक विद्यार्थी विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन गौरव को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर कि विभिन्न देशों से अनेक विद्यार्थी अनेक विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते रहे। इस प्रकार कवि का शिक्षा के क्षेत्र में भारत का योगदान का जो वर्णन है वो अत्यंत ही सटीक एवं सुंदर है। अंत में कवि भारत को स्वर्ग से भी अधिक उन्नतिशील मानता है। बच्चों, ये थी व्याख्या। अंत में काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भारत को कवि स्वर्ग के समान मानता है। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये थी पद की व्याख्या। कुछ विशेष के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ। पद क्रमांक 3 में कवि मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत के युद्ध का उल्लेख किया है। हम सभी भली भांति परिचित हैं कि कौरव और पांडवों के मध्य राज्य को लेकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का पक्ष असत्य एवं पांडवों का पक्ष सत्य था। श्री कृष्ण ने सत्य का साथ
देते हुए पांडवों का पक्ष लिया। कृष्ण ने युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया, किंतु विफल रहे। अर्जुन चाहते थे कि युद्ध के परिणाम अत्यंत घातक होंगे, चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई देगा, लेकिन कौरव युद्ध टालने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध का परिणाम अत्यंत घातक हुआ। पांडवों की जीत हुई, किंतु अव्यवस्थित अस्त व्यस्त राज्य पांडवों के करीब आया। लेकिन फिर भी इतने विनाश के पश्चात भी भारतवासियों ने अपने आप को पुनः स्थापित कर अपनी क्षमता का परिचय दिया। जय हिंद बच्चों।